हाय, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 टू 11। जैसा पार्ट 2 हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो आई होप कि आप सबने अच्छे से रिवीजन किया होगा और 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, जो कि हमारे सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजंस दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हम उसको बड़े ध्यान से समझेंगे और समझेंगे कि क्या दिया हुआ और कैसे क्या है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हमें समझनी होगी सिटीजनशिप। क्या? नागरिकता। क्या समझेंगे हम? नागरिकता। कि जो हमारी भारतीय सिटीजनशिप है, पहले तो हम थोड़ी सी कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो नागरिकता क्या होती है? नागरिकता होती है कि जैसे आप मान लिया कोई एक देश है, ठीक, आप यहाँ पे आके रहने लगे, तो आप यहाँ आके रहने लगोगे तो इस देश के जो कुछ कानून के तहत अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, ये आपको तभी मिलेंगे जब आप यहाँ के नागरिक हो। मान लिया आप भारत है ये, ठीक है, अभी आप यहाँ से गए, आप मान लिया यूएसए, ठीक, आप यूएसए जाते हो, आप यूएसए में 2-3 महीने रुकते हो या फिर वहाँ काम के लिए रुकते हो, तो आप वहाँ के नागरिक नहीं हो जाते, आप वहाँ सिर्फ रह रहे हो या आप वहाँ काम के लिए रुके हुए हो। जब कोई व्यक्ति वहाँ के सारे उसके संविधान द्वारा दिए गए का अधिकारों का अवेल करना, मतलब अवेल करने का अधिकार मिल जाता है, तो वो वहाँ का क्या हो जाता है? नागरिक हो जाता है। ठीक, अब हम इंडियन सिटीजनशिप के बारे में एक चीज़ और समझते हैं कि पहली बात तो हमारे यहाँ पे कैसा प्रावधान है? एकल नागरिकता। क्या प्रावधान है? एकल नागरिकता। कि हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर वो मतलब हमारे यहाँ पे क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, ये क्या होता है? जैसे कि हमारे यहाँ जो सिर्फ नागरिकता मिलती है, जैसे आप भारत के नागरिक हो, मान लिया आप भारत के नागरिक हो गए, तो उसके लिए फिर आपको ये नहीं कि आपको बताना पड़ेगा उसके लिए कि अब मैं तो भारत का नागरिक हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश का नागरिक बनना है या फिर मुझे एमपी का नागरिक बनना है या फिर मुझे महाराष्ट्र का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हमारे यहाँ पे सिर्फ नागरिकता किसकी मिलती है? देश की नागरिकता मिलती है, राज्य की नागरिकता नहीं होती है। अच्छा, ये कहाँ पे होती है? तो ये यूएसए में है। यूएसए में अगर आप मान लिया वहाँ के यूएसए के तो सिटीजन हो ही, साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उसका भी सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है। तो यूएसए में कैसी है? दोहरी नागरिकता। कैसी है? दोहरी नागरिकता। ठीक, इंडिया में कैसी है? एकल नागरिकता। इंडिया में कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप। कैसी? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, अब ये दो बातें हमने नोट कर ली। अब हम समझेंगे कि सिटीजनशिप से लेके प्रोविजंस क्या है, कि किसे हम भारत के लोग मतलब भारत में भारत के लोग हैं, किसे नागरिक मानते हैं, किसे नहीं मानते, तो उससे क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए हमारा आर्टिकल 5 आता है। आर्टिकल हमारा 5 कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कहता है कि संविधान का प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। किस समय? जब हमने इसको अडॉप्ट किया, वो हर एक आदमी जो भारत के क्षेत्र में जन्मा हो, कहाँ जन्मा हो? भारत के क्षेत्र में, यानी जैसे हमारा प्यारा भारत था, ठीक है, तो इसमें कहीं भी मान लिया ये सारे स्टेट्स में ये कहीं भी जन्मा होगा, इससे मैटर नहीं करता, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारा क्या था? भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर या तो उसने बर्थ लिया हो इंडिया में, या फिर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के क्षेत्र में जन्मा हो। जैसे ये मान लिया कि कोई एरिया है, ठीक, ये मान लिया एक्स एरिया है, यहाँ पे उसकी मदर या फादर, फॉर एग्जांपल मान लिया कि 26 जनवरी लागू होने के समय उसका जो फादर था वो था इंडियन और उसकी मदर थी मान लिया किसी बाहर कंट्री से, ब्रिटिश थी, बाकी ऐसा तो पॉसिबल नहीं, लेट्स हम एग्जांपल मानते हैं। ठीक है, उनके फादर कौन थे? इंडियन थे और मदर क्या थी? ब्रिटिश थी। ठीक, तो वो भी क्या माना जाएगा? इंडियन सिटीजन माना जाएगा, उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। या फिर जो प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व तक भारत में सामान्य रूप से निवास करता हो, भारत का नागरिक होगा। यानी जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, तो इसके शुरू होने से 5 वर्ष पहले से, यानी हमारा कब से? 1945 से, जो यहाँ पे सामान्य रूप से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी पर्पज से, सामान्य रूप से यहाँ पे आके रहने लगा, वो हमारा क्या माना जाएगा? भारत का सिटीजन माना जाएगा। ठीक, आर्टिकल 5 समझ गए। अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अच्छा, हमने देखा कि जब हमारा देश 1947 में
अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तो इस आज़ादी के साथ एक हमें बहुत ही मतलब दंश झेलना पड़ा, वो था कि हमारा देश 2 भागों में बँट गया। हमारे लोगों को अलग कर दिया गया, डिवाइड किया गया। तो उससे क्या होता है कि जब हमारी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो कहा गया कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, सॉरी हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान चले जाएँ, और जो मुस्लिम्स पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएँ। ठीक है? तो क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, कहाँ से? पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनकी सिटीज़नशिप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अ पर्सन, कोई भी ऐसा आदमी जो 19 जुलाई 1948 यानी 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए थे। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक? तो कह रहा है कि उसके बाद हमारा 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी कि हमारे इस टाइम के बाद और इस टाइम से पहले, ये डेट याद रखेंगे। पहले कोई भी आदमी जो पाकिस्तान से भारत आया है, या फिर उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे थे और वह स्थायी रूप से रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक होगा। तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक? बस उसे नियमों के अनुसार क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि कोई भी पर्सन जो माइग्रेट हुआ, कहाँ से माइग्रेट हुआ? पाकिस्तान से। कहाँ माइग्रेट हुआ? इंडिया में। तो वो 19 जुलाई 1948 से क्या होगा? इंडिया का सिटीजनशिप होगा। अच्छा, बहुत सारे पूछते हैं मुझसे, किसी ने बच्चे ने पूछा था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स आप ऐसे बनाया करो कि यहाँ पे डाला करो ऐसे आर्टिकल 6। ठीक है? और उसके बाद लिखा करो यहाँ पे माइग्रेशन, कहाँ से? पाक टू इंडिया। ठीक? और कब? अब उसके बाद यहाँ पे एरो लगा के लिखा बिफोर 1948। तो क्या होगा? इससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो आप जब भी इसको देखोगे ना कि हाँ, ये आर्टिकल 6 किस बारे में बात कर रहा था? माइग्रेशन में। कहाँ से? पाक टू इंडिया। कब? 1948 से। डेट 19th ऑफ जुलाई। ठीक? तो ऐसे करके आप नोट्स बना लेंगे और आप लिखते जाइए। जो मैं आपको समझाता जाता हूँ, आप उसको बस समझते जाइए और ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ठीक है? आगे बात करते हैं। फिर हमारा आर्टिकल नंबर 7 आता है। आर्टिकल नंबर हमारा 7 कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। कह रहा है कि वो सारे लोग जो पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए, उनके पास क्या राइट्स हैं, क्योंकि हमारे कुछ भारतीय लोग भी तो थे जो वहाँ चले गए। ठीक है? कह रहा है जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, कहाँ चला गया? 1 मार्च 1947 के बाद, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो अपने पर्सनल चॉइस से चुना ना कि उसे पाकिस्तान जाना है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, तुम भारत के अब नागरिक नहीं हो। लेकिन however, if he returned to India under a permit for resettlement, he can become a citizen as per government rules. लेकिन अगर वह भारत सरकार की अनुमति से, किसकी? यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट है, क्या? भारत सरकार की अनुमति से पुनर्वास, मतलब वहाँ यहाँ पे वापस रहने के लिए वो रीसेटल होना चाहता है, भारत लौट के आया है, तो वह नियमों के अनुसार भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक? आगे बात करें। आर्टिकल नंबर हमारा 8 क्या कहता है? एक सेकेंड। ठीक, आर्टिकल नंबर हमारा 8 कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये क्या है? जब ब्रिटिश हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, कहाँ पे? भारत में। ठीक? तो वो सिर्फ भारत में ट्रेड या पॉलिटिकल, मतलब जब कंट्रोल था वहाँ तक सीमित नहीं थे। वो क्या करते थे कि गुलामी कराते थे। किनसे? दास प्रथा, गुलामी प्रथा का ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया ना। तो वो क्या करते थे? भारतीयों को ले जाते थे और कई सारी जगह पे जहाँ पे शुगर केन या ऐसे शुगर प्लांटेशन होता था, वहाँ पे इनसे प्लांटेशन करवाते थे। शुगर प्लांटेशन के लिए उनको मजदूर चाहिए थे, तो ये क्या करते थे? भारतीय लोगों को ले जाते थे गुलाम बना के। गुलामी प्रथा तो थी, यानी स्लेवरी सिस्टम के अंडर। तो हमारी जो मतलब अब उनको तो लेके चले गए, लेकिन उनका कुछ परिवार तो यहीं रह गया ना। मान लिया कि कोई एक फैमिली थी, एक्स वाई, मान लिया मदर और फादर है। ठीक? और उनका एक बेटा था, जेड फॉर एग्जांपल। तो अब ये यंग था, ये लोग तो कर नहीं सकते वहाँ पे खेती या शुगर केन प्लांटेशन, तो ये इसको लेके चले गए। ठीक? तो उनके लिए क्या प्रोविजन बनाता है हमारा आर्टिकल? बोलता है कि
अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन residing outside India in other country shall be deemed to be a citizen of India। कि जो व्यक्ति भारतीय मूल का है, उसका मूल क्या है, भारतीय, या भारत के बाहर रहता है, कहाँ रहता है, भारत के बाहर, उसके माता पिता दादा दादी भारत में जन्मे थे। यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि उसके मदर फादर या दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा था, उसे भारत का राजनयिक या वाणिज्यिक दूतावास में अपने को पंजीकृत कराना होगा। कि वो जो भारत की है वो दूतावास में अगर उसको पंजीकृत कराता है तो वो कहाँ का सिटीजन हो जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। तो हमारा कौन सा आर्टिकल बात करता है, 8। उसके बाद क्या आता है हमारा आर्टिकल नंबर 9, कहता है पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मान लिया कोई ये भारत है, भारत का नागरिक, अब वो क्या करता है कि खुद से अपनी सिटीजनशिप जो है वो किसी और देश की, फॉर एग्जांपल मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक, कोई एक आदमी है भारत से ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब उसने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली, तो वो भारत की नागरिकता को जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप ले ली ना, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 9 बहुत छोटा सा है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10 की। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या माना गया है वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा। कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच पर्सन सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कि अगर पार्लियामेंट किसी ऐसे कानून को बनाती है और वो कहती है कि नहीं ये पर्सन मान लिया एक्स बंदा है, उसको बोलते हैं कि ये भारत का नागरिक है, तो वो फिर भारत का नागरिक बना रहेगा, ठीक। और लास्ट में हमारा क्या है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कि जो भी नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है किसके पास है, संसद के पास। तो हमने 5 से क्या सीखा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने 11 में क्या सीखा कि जो भी राइट है बनाने का, सिटीजनशिप का राइट है देने का या नहीं देने का, वो किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास। किसके पास, पार्लियामेंट के पास। दूसरा, अगर किसी को राइट मिल गया और उसको पार्लियामेंट ने दिया है, पार्लियामेंट ने, तो वो इंडियन सिटीजन बना रहेगा। क्या रहेगा, इंडियन सिटीजन बना रहेगा, ठीक। उसके बाद हमारा आर्टिकल 5 क्या बताता है, हमारा आर्टिकल 5 बताता है कि कौन कौन इंडियन सिटीजन जो होंगे, कौन कौन इंडियन पर्सन इंडियन से या पर्सन सिटीजन होंगे। पहला कि जो 19 सॉरी माय बैड, पहला तो कौन होंगे, 26 जनवरी 1950 के जो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तब जो भी यहाँ पे रह रहा है या जिसके मदर या फादर यहाँ पे रह रहे हैं। और तीसरा कौन बताया था कि वो सारे लोग जिनमें जिनके जो एक सर्टेन डेट से पहले इंडिया में आ गए, या फिर माइग्रेशन की बात करता है कि जो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट हुए, फिर बात करता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहा था हमारा, एक सेकंड, देखो रिवाइज करते हैं सब। मैंने बताया कि 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हमारा 6 क्या बात करता है, 6 बात करता है कि कोई भी पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में, देखो सबसे पहले तो हमने उन लोग को दिया जो यहाँ परमानेंट रह रहे हैं, फिर हम किसको राइट देंगे, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है। फिर हम किन की राइट की बात करते हैं, जो पाकिस्तान चले गए, ठीक। फिर उसके बाद हम किन के राइट की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 8 में, कि सारे सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके दादा दादी कहाँ के होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ की बात करते हैं कि पर्सन वॉलेंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। की मान लिया कोई भी आदमी है वो अपने मन से बाहर की सिटीजनशिप ले लेता है, तो वो कहाँ का सिटीजन हो जाएगा, बाहर का, इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। फिर 10 में क्या बात करते हैं हम कि अगर कोई भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो फिर वो सिटीजन इंडिया का माना जाएगा, अगर उसको पार्लियामेंट ने लॉ बना के बोल दिया कि इंडिया का सिटीजन है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है, हम एक चीज़ और समझेंगे, यहाँ पे आप लिखना शुरू करो, इसको रब करते हैं। मैं लॉ के बारे में बात कर रहा था कि जब हमारा पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप के लिए लॉ बनाती है, तो हमारा सबसे पहला जो लॉ आता है उसके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक।
तो पहला जो हमने बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें हमने क्या बोला कि हमने बोला कि 26 जनवरी 1950, कब? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, या उसके बाद, ठीक। परंतु 1 जुलाई 1947, कब? 1 जुलाई 1947 के पहले जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला हमारा क्या पॉइंट है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, पर 1 जुलाई 1947 के पहले, 1 जुलाई 1947 के पहले कोई भी पर्सन, उसके मदर या फादर की नेशनैलिटी कुछ भी हो, ठीक है, उसके मदर फादर की नेशनैलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद फिर बोला कि हमारा वंश के आधार पे क्या था कि हमारा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, पर 10 दिसंबर 1992 से पहले कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर हुआ, वंश के आधार पे भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है। अच्छा, हम एक चीज़ और समझते हैं कि तीसरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी बंदा मतलब इंसान है वो भारत का सिटीजन कैसे बन सकता है। ठीक, तो उसके लिए हम दो तीन चीज़ें हैं, समझ लेते हैं। पहला तो ये हमारा हो गया कि उसने सिटीजनशिप ले ली। दूसरा हो गया कि वंश के आधार पे, ठीक है, कि उसके मदर फादर में से कोई भी एक इंडियन सिटीजनशिप थी इंडिया की, तो उसको मिल गया। फिर तीसरा बात करते हैं हमारा पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। ठीक, इसमें क्या बात करता है कि अगर कोई भी इंसान अपना जो आवेदन है वो केंद्र सरकार को देता है, तो वो क्या होगा, फिर वो अगर के भारतीय नागरिक के रूप में खुद को पंजीकृत करता है और वो दी कुछ श्रेणियां जो दी गई हैं उनमें आता है, तो फिर वो भारत का नागरिक बन सकता है। पहला तो जो भारत का मूल व्यक्ति हो, भारतीय मूल हो, इंडियन ओरिजिन पर्सन हो, और नागरिकता के लिए आवेदन देने से 7 साल ठीक पहले भारत में रह चुका हो। ठीक, दूसरा क्या है कि वह भारतीय मूल का हो और अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो, कि मतलब जब वो हो तो भारतीय मूल का, लेकिन जो जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो जो हमारा अनडिवाइड इंडिया था उसके बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो। ठीक है, उसके बाद शादी वगैरह अगर इंडियन सिटीजन से शादी कर लेता है, ठीक, मैरिज। उसके बाद हमारा बात आता है फिर प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। तो इसमें यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना कि अगर कोई भी मतलब हमारे इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको आवेदन देना होता है। ठीक है, आवेदन देने के बाद क्या होता है कि उसे भारत सरकार की सेवा में हो या सेवा कर रहा हो, तो उसे कम से कम 12 महीने आवेदन देने के, जैसे उसने आज आवेदन दिया, ठीक है, एप्लीकेशन दिया, तो आवेदन देने की कम से कम उसको 12 माह पूर्व भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। ये याद रख लेना, स्टेटमेंट में कभी कभी आ जाते हैं ये वाले, मतलब स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है कि आवेदन देने से कितने दिन पहले भारत में रहना होगा। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल के लिखना कि 12 महीने की इस अवधि में, जो 12 महीने के टाइम पीरियड है ना, इससे 14 साल पहले, इससे कितने साल पहले? 14 साल पहले, 14 साल पहले वो भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। ठीक है, समझे? उसके बाद या फिर ऐसा नहीं कि मतलब कंटिन्यू रह रहा हो, थोड़े थोड़े टाइम में भी रह रहा हो, लेकिन इसके जो टोटल टाइम पीरियड है ना, कि जैसे मतलब 14 साल पहले से, जैसे आज मान लिया फॉर एग्जांपल, मान लो 2025 चल रहा है, ठीक है, इसमें 14 माइनस किया एक और एक, तो वो 2011 से इंडिया में रह रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 2011 में आया फिर यहाँ से मतलब गया ही नहीं, सेटल ही हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका जो टोटल टाइम पीरियड होना चाहिए, मान लिया यहाँ 1 साल रहा, फिर 2 महीने नहीं रहा, फिर ऐसे रहा, फिर, लेकिन जो टोटल टाइम होना चाहिए वो 11 साल से कम नहीं होना चाहिए, 11 साल से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक, समझ गए। उसके बाद और कैसे सिटीजनशिप मिलती है, जैसा कि मान लिया इंडिया है अपना, ठीक है, प्यारा भारत, वो किसी भी, जैसे पीओके है, तो अगर कल को हम पीओके ले लेंगे तो फिर जो भी एरिया है ना पीओके का, तो वो तो अपना हो गई, लेकिन वहाँ के सिटीजन भी तो अपने होंगे, तो उस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक, उसके अलावा और तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और हमें याद रखने की कुछ खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। फिर जो आपको समझाना, तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें और समझ लेंगे। एक तो एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड ओसीआई, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में डिफरेंसेस आप खुद से पढ़ना, और इसको ऐसा करके पॉइंटर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी से 1-2 पॉइंट है, तो उनको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप खुद से पढ़िए, और इनको अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं। सो क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ रिवीजन करते रहना, और जो समझाया है ये सारे पॉइंट्स नोट ज़रूर कर लेना अपनी नोटबुक में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद।